नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है। आज अपन सामान्य व्याकरण की परिचर्चा करते हैं और सामान्य व्याकरण को किस प्रकार से पढ़ा जाता है, यानी एक कड़ी के साथ दूसरी कड़ी को अपन किस प्रकार से जोड़ सकते हैं और जोड़ करके उनका विश्लेषण किस प्रकार से किया जाता है। विदित रहे, सामान्य व्याकरण के अंतर्गत इन तीन ही इकाइयों को सम्मिलित किया जाता है, जिसके अंतर्गत एक तो होते हैं वर्ण विचार, एक है शब्द विचार और एक है अपने पास क्या, वाक्य विचार। वर्ण विचार छोटी से छोटी इकाई है। वर्णों से मिलकर बनी सार्थक ध्वनि समूह को अपन क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। और शब्दों का वाक्य में प्रयोग करते हैं तो पद रूप धारण करते हैं और पद रूप धारण करके वाक्य का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। देखिएगा सबसे पहले अपन पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे क्या, वर्ण विचार। सबसे पहली इकाई है ये वर्ण विचार की। वर्ण विचार के बाद अपन पढ़ते हैं शब्द विचार। वर्णों से मिलकर बनी सार्थक ध्वनि समूह को क्या कहा जाता है, शब्द कहा जाता है। हिंदी में शब्द कहां से आए, किस प्रकार से आए। नंबर एक पर है शब्द अपने पास, किसके आधार पर, व्युत्पत्ति उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। व्युत्पत्ति उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। कैसे, कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। जिसमें एक तो होते हैं अपने पास तत्सम शब्द, एक होते हैं तद्भव, एक होते हैं देशज, एक होते हैं विदेशज और एक होते हैं कौन से शब्द, संकर शब्द होते हैं। तत्सम शब्द वे शब्द है जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आए लेकिन किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन या बदलाव नहीं हुआ, उन शब्दों को अपन तत्सम शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आए लेकिन उच्चारण तथा लेखन की सुविधा को देखते हुए उनमें परिवर्तन या बदलाव कर लिया गया, जिन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। एक अपने पास देशज शब्द, आमतौर पर क्षेत्रीय बोलियों के शब्दों को भी हिंदी में सम्मिलित किया गया है, जिन्हें देशज शब्द कहते हैं। एक है विदेशज यानी विदेशी भाषाओं के शब्द, अरबी के हैं, फारसी के हैं, पुर्तगाली के हैं, फ्रेंच के, यूनानी के हैं, जापानी के हैं, डच के हैं। इस प्रकार की शब्दावली। यहाँ मित्रों अपने जैसे कि फारसी भाषा के शब्द याद करने, आसान सा तरीका बता देता हूँ। तरीका है इनका याद करने का, एक सिस्टमेटिक ढंग से याद किया जाता है। देखो, जैसे फारसी भाषा के शब्द याद करने, अफसोस है जिंदगी जमींदार की चिल्लम हुक्के से हुई बीमार, दवाई ली जलेबी की मलाई गुलाबी की शराब, बाग अमरूद अनार आवारा आराम से आसमान की आतिशबाजी में पढ़ रहा अखबार, अखबार तनख्वाह के खजाने से खर्च कर कारीगर मजदूर से बनवाई दीवार, सौदागर सुल्तानों की कुश्ती में तबाह हुआ साहब, गवाह बना बाजार, चालाक दर्जी ने उस्ताद की उम्मीद में पाजी के पजामे का बना दिया गुबार, कमीनों की यारी को नापसंद कर दिलेर दिल ने लगाया बर्फ का दरबार, जिगर की याद में बारिश की राहों में बीमार हुई सरकार। इस प्रकार से याद कर सकते हैं। और संकर शब्द, दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने शब्दों को क्या कहा जाता है, संकर शब्द कहा जाता है। तो शब्द विचार के पहले अंश उत्पत्ति, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर अपने को शब्द पढ़ने होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और कौन से शब्द, संकर शब्द। यदि दूसरी बात करें तो रचना या बनावट के आधार पर, किसके आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक तो होते हैं रूढ़ शब्द, एक होते हैं यौगिक शब्द और एक होते हैं योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द किनको कहा जाता है, ऐसे शब्द जिनका खंडन नहीं किया जाता उन्हें क्या कहा जाता है, रूढ़ शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे कि पेड़ है, पत्थर है, ऐसे शब्द है जिनका खंडन नहीं किया जा सकता। यौगिक शब्दों के अंतर्गत क्या आता है, क्योंकि यौगिक शब्द तो खुद टूटता है, रूढ़ है वो टूटता नहीं है। यौगिक के अंतर्गत है संधि पढ़े हैं, उपसर्ग पढ़े, प्रत्यय पढ़े और समास पढ़े। लेकिन समास में कितने समासों का अध्ययन, 5 ही समासों का अध्ययन किया जाता है। किसका नहीं किया जाता, भावव्रीहि समास का नहीं किया जाता, क्योंकि भावव्रीहि समास के समस्त उदाहरण क्या होते हैं, योगरूढ़ शब्द होते हैं। कैसे शब्द होते हैं, योगरूढ़ शब्द होते हैं। अब मित्रों यहाँ पर ही एक शब्द शुद्धि की बात हो जाती है, शब्द शुद्धिकरण प्रकरण आ जाता है। तो उपसर्ग, प्रत्यय और संधि पर आधारित शब्द शुद्धि का अंश भी इस जगह खत्म कर लिया जाता है। साथ ही साथ 3 नंबर देखिएगा, किसके आधार पर ये, प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के शब्द होते हैं अपने पास, विकारी शब्द होते हैं और एक अविकारी अपरिवर्तनशील या अव्यय शब्द होते हैं। विकारी शब्दों के अंतर्गत यदि अपन बात करें तो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है और क्या है, क्रिया है। क्रिया के नीचे लिखा मैंने काल। काल पूरा का पूरा किस पर निर्भर करता है, क्रिया पर निर्भर करता है। क्रिया का मतलब होता है काम, और काम कब हुआ उसका निर्धारण कौन करता है, काल करता है। साथ ही साथ संज्ञा के साथ साथ लिंग और वचन का भी क्या किया जा सकता है, ज्ञानार्जन किया जा सकता है, संज्ञा के अंतर्गत हो जाता है। अविकारी शब्दों के अंतर्गत अपने पास क्रिया विशेषण है जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं। संबंध बोधक अव्यय है जो संज्ञा सर्वनाम के साथ जुड़कर वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों के साथ संबंध बतलाने कार्य करते हैं। समुच्चय बोधक काव्य है जो 2 शब्दों वाक्य या वाक्यांशों को जोड़ने के लिए अपन काम लेते हैं। विस्मयादि बोधक काव्य है यानी आश्चर्य है, शोक है, घृणा है, प्रसन्नता है, इस प्रकार की शब्दावली को कहां सम्मिलित करते हैं, विस्मयादि बोधक में सम्मिलित करते हैं। यदि चौथा शब्दों का वर्गीकरण देखा जाए तो वह है किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर
मूलतः एक शब्द तीन तरह के अर्थ देता है, अभिधार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। जैसे कि मेरे पास एक शब्द लिखा हुआ है गधा, क्या लिखा हुआ है? गधा। मैं कहूं कि गधा घास चर रहा है, इसका मतलब वो गधा क्या है? पशु विशेष है। क्या है? पशु विशेष है। और यदि अपन यही कहें कि मेरा मित्र गधा है, तो इसका मतलब वो तो पशु विशेष, एक तो क्या हो गया? गधा घास चर रहा है, इसका मतलब मुख्यार्थ है, ठीक है, यानी सीधा सीधा अर्थ है। लेकिन अपन कहें कि मेरा मित्र गधा है, इसका मतलब वो क्या है? एक व्यक्ति विशेष है, लेकिन वो गधा तो नहीं हो सकता, लेकिन लक्षणों के आधार पर उसे क्या बताया गया? गधा बताएगा। एक ऐसे कह देंगे कि इस देश में गधे घास चरते हैं, घोड़े भूखे मरते हैं, मतलब वो कैसा हो गया? व्यंग्यार्थ हो गया। लेकिन ये होती है मित्रों शब्द शक्ति का अंश। और यदि अर्थ के आधार पर और बात करें तो एकार्थक शब्द होता है, पर्यायवाची हो जाएंगे, अनेकार्थक शब्द हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे? अनेकार्थक शब्द हो जाएंगे, विलोम शब्द हो जाएंगे, युग्म शब्द हो जाएंगे, लोकोक्तियां, मुहावरे, वाक्यांश के लिए एक शब्द और प्रशासनिक शब्दावली यानी पारिभाषिक शब्दावली का ज्ञानार्जन किया जाता है। देखिएगा, वर्णों से किसका निर्माण? शब्दों का निर्माण। इस प्रकार से शब्दों का ज्ञानार्जन किया जाता है। और तीसरी इकाई, तीसरा अंश बन रहा है, वो बन रहा है वाक्य विचार का। किसका? वाक्य विचार का। इसका मतलब वाक्य विचार से व्याकरण अगर पढ़ा जाए तो मनोवैज्ञानिक तरीका होता है। क्यों? क्योंकि वाक्य विचार के अंतर्गत वर्ण भी सम्मिलित होते हैं और इन शब्दों का भी क्या किया जाता है? समावेश किया जाता है। तो तीसरी इकाई पढ़नी चाहिए अपने को, क्या? वाक्य विचार। वाक्य विचार के अंतर्गत ही वाक्य शुद्धिकरण आ जाएगा। वाक्य शुद्धिकरण के साथ साथ ही अपन किसकी बात कर सकते हैं? इसके वाच्य की भी बात कर सकते हैं। तो बेसिकली सामान्य व्याकरण को पढ़ने का एक आसान तरीका है कि किस प्रकार से सामान्य व्याकरण को पढ़ा जाए। एक बिंदु को दूसरे बिंदु से जोड़ते हुए शिक्षण करना चाहिए। और एक बिंदु को दूसरे बिंदु से जोड़ते हुए अगर अपन शिक्षण करते हैं तो व्याकरणिक रूप में सरल और सहज हो जाता है कि कैसे उत्पत्ति हुई, कैसे रचना हुई, कैसे उनका प्रयोग किया जाता है, कैसे इनका क्या निकाला जाता है? अर्थ निकाला जाता है। धन्यवाद मित्रों, आज के लिए इतना ही।